मैं समझता हूँ कि मार्शाल्लाह प्रो मैक्स का दौर है इस टाइम। 27 यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान में बंद करने का जो है वो फैसला हो चुका है। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे जो 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक हुए हैं उसकी रीजंस क्या हैं और कौन कौन लोग हैं जिनके चैनल्स ब्लॉक हुए हैं और आगे जाके किन के चैनल्स ब्लॉक होने जा रहे हैं। अच्छा आफ्ताब, आपको बतौर साफ़ी और मुझे इसका अफसोस तो है, और ये बताएं कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं जैसे लाहौर प्रेस क्लब है, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और दूसरी सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनका इस पे क्या कहना है? कोई सिक्का बंद रिएक्शन सामने आया है? अभी तक तो कोई नहीं मेरी नज़र से गुजरा। हमारे दोस्त ही हैं, प्रेस क्लब वाले भी, फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट वाले भी। लेकिन मीर साहब, आप भी जानते हैं, आपने 30 साल इस कारज़ार में गुजारे हैं। 36 साल। तो सहाफ़ती तंजीमें तो एक अरसा हुआ कि उनका काम तमाम हो गया है। मतलब तंजीमों का वजूद है, लेकिन जो जर्नलिस्टों के मामलात के साथ उनकी यकजहती और इस तरह के जो एहतजाज होते थे वो तो अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। नहीं, प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, बात भी करते हैं लोग, और जो मुख्तलिफ हलके हैं वो ब्रैकेट भी करते हैं हुक्मरानों के साथ और फलाह के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब ये जो हमारे ये दोस्त हैं, कुछ करीब के दोस्त हैं, कुछ दूर के दोस्त हैं, इसमें ईमानदारी की बात की जाए तो ये कभी खुश भी होते थे जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उन पे जब इस तरह का जो इल्जाम लगा कि मतीउल्लाह जान का बैरक बार इल्जाम को जो इल्जाम लगा कि मतीउल्लाह जान का बैरक बार इल्जाम को रियासी तशद्दुद या इस तरह का कुछ सिलसिला बनता था तो ये मजाक कर रहे होते थे और इनका कोई एहतजाज भी नहीं होता था। अब ये एक डिमार्केशन है, एक लाइन खिंची है इमरान खान साहब और 9 मई और इस तरह के जो सिलसिले हैं, खास तौर पे पीटीआई और जो दूसरी सियासी जमातें उनके साथ भी जोड़। सबसे ज्यादा तो इस मुल्क में अगर पिछली हाफ सदी की बात की जाए तो जिस सियासी जमात ने और जिसके लीडरों की शहादतें भी हुई वो पीपल्स पार्टी है। ये इसमें किसी का कोई ना कोई फेवर है, ना कोई मैं समझता हूं कि कोई किसी की मुखालफत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ था और पीपल्स पार्टी ने एक लंबी चौड़ी वो कीमत अदा की, स्ट्रगल की, सियासी जद्दोजहद की। और फिर जो सहाफ़ी जो हैं वो उनकी बात करते थे, आइन की पासदारी की बात करते थे, सियासी हकूक की बात करते थे, उनको उनके साथ लेबल किया जाता था। जनरल ज़ियाउल हक के शदीद तरीन और बदतरीन मार्शल लॉ में पीपल्स पार्टी के लीडरों ने, पीपल्स पार्टी के जियालों ने, और ये देखें सियासी जद्दोजहद को हम पीपल्स पार्टी के साथ भी सिर्फ नहीं जोड़ते, उससे पहले अवामी नेशनल पार्टी एक तरफ उसने जद्दोजहद की है, पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद की है और दूसरी सियासी जमातों ने यहाँ की है। ये इवन जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में नून लीग ने सियासी जद्दोजहद की है और इनके लीडरों ने भी सख्तियां झेली हैं। फिर अब मैं उसी तनाजर में मैं इमरान खान साहब की हमेशा ये कहता हूं कि इमरान खान साहब को रहा किया जाए और उनका जो अगर ये मेरे साथी अभी बोलेंगे इनका स्विच नहीं निकाला हुआ, ये बिल्कुल जिंदा है, ये अपनी बात करेंगे। लेकिन मैं जब ये कहता हूं कि इमरान खान साहब को रहा किया जाए तो ये कहते हैं कि आइन और कानून का सामना उनको हो और उसके बाद थ्रू प्रॉपर वो प्रोसेस ऑफ द लॉ, लीगल प्रोसेस जो है लॉ ऑफ द लैंड, उसका सामना करके लेकिन अदालतें उनको रिहा करती है तो किसी को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, लेकिन ना उन पे सियासी वजह से मुकदमात बनने चाहिए और ना ही सियासत की वजह से उन्हें कोई रिलीफ मिलना चाहिए। यही आफ्ताब साहब, यही इथों जड़ा है ना भाई भाई दा पोस्टर जड़ा है हाफ टाइम तो बाद फिल्म में बदल जाती है कि मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, गो इनकी तरतीब आगे पीछे है
लेकिन सबको पता ही है कि भुट्टो साहब पहले हैं, फिर उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने 11 साल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लंबी स्ट्रगल 75 से 79 से लेके तो 2007 तक। उससे पहले नुसरत भुट्टो साहबा मादरे जमहूरियत, फिर मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा, उनकी भी कोशिश। फिर मैं जिक्र करूंगा जनाब राणा सनाउल्लाह साहब की बेगम, उन्होंने जद्दोजहद की है। ये वो खवातीन हैं जो फिर हम जिक्र करेंगे मोहतरमा रिहाना डार साहबा का, और मोहतरमा ये जो डॉक्टर साहब है यास्मीन राशिद साहबा का, यास्मीन राशिद साहबा का भी, आलिया हमजा का, और मोहतरमा सनम जवेद साहबा का भी। फिर आफ्ताब हमें जिक्र करना चाहिए, मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा का भी जिक्र करना चाहिए, और हमें जमाइमा खान का भी जिक्र करना चाहिए, और कासिम दा ते ओदा भी कर लिया फिर लगदे पिछे रह के रह गया। कासिम दा भी करेंगे और रेहाम का भी करेंगे। हाँ, रेहाम खान दी भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है ਤੁਹਾਡੇ नजदीक, और ना ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ मोहतरमा भी नहीं लाया है, ਤੁਹਾਡਾ दोहरा मेयार है। नहीं, मैं देखे मेरी दोनों तरफ से हैं। एक तो हमारी वो नेशनल भाभी थी, आपको पता है, कौमी भाभी थी। जब रेहाम खान साहब की बेगम थी तो इनके बारे में कहा जाता था कि ये कौम की भाभी हैं, और हमारी तो पहले ही वो कनोनियन कजन थी। तो फिर मोहतरमा बुशरा बेगम कौम की होंगी रूहानी कायद फिर इस हिसाब से, मुर्शद में कौम की मुर्शद। भाई कौम की मुर्शद अगर उनको लोग मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। फिलहाल तो हम उसी निस्बत से अगर वो कौम की भाभी हैं तो मोहतरमा बुशरा बेगम कौम की मुर्शद हुई। फिर कौम की मुर्शद यार, ये मैंने खुद या मुर्शद या नसीब या मुर्शद यार नहीं, ये मैंने खुद देखा है कि कामरान शाहिद वो इंटरव्यू कर रहे थे इमरान खान साहब का, और कामरान शाहिद आपको पता है वो भी सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ साहब ये बताइए कि ये बुशरा बीवी जो हैं वलायत के किस मुकाम पे हैं, तो खान साहब ने कहा कि इनका वलायत का मकाम बहुत ऊंचा है। तो कामरान शाहिद ने आगे से कहा कि नहीं आप बताएं ना, आप एग्जाम्पल से बात करें। जैसे मैं आपको सवाल करता हूं, आप जवाब दें कि मौलाना रूम से ये बड़ी वलायत पे फायज हैं, तो खान साहब ने कहा था कि मौलाना रूम से भी बड़ी वलायत है इनकी। और उसके बाद और मेरा ख्याल उसी रूम में बैठ के कहा था जहां बुशरा बेगम बैठी हुई। देखें किसी के कहा गया है कि आप किसी के झूठे खुदा को भी बुरा वो गलत ना कहें, मुबादा वो आपके सच्चे खुदा को कोई बात कर दे। तो इंसानों के मुर्शद को, इंसानों के जो आइडियल होते हैं उन पे बात जो है वो करते हुए वो ख्याल करना चाहिए। सर मैंने तो मोहतरमा भी लगाया है, हर चीज लगाई है। आपने तो आपने किसी पे कौम की भाभी थी, आपने एहसान नहीं किया, अच्छा किया। तो मैंने कहा ये फिर कौम की मुर्शद होंगी क्योंकि खान साहब की मुर्शद है वो, और जब खान साहब की मुर्शद है तो पूरी जो आले यूथ है उसकी मुर्शद होगी, फिर हमारी भी किसी ना किसी रिश्ते नाते से हो जाएंगे मुर्शद। आप क्या जब वो मौलाना रूम से ऊंचे दर्जे पर है वलायत के, तो फिर हम जैसे लोग उनके में देखिए खान साहब और खान साहब के जो दूसरे रिलेटिव हैं या रिश्तेदार हैं या नाजुक रिश्तेदारियां हैं, वो इस व्लॉग का हमारा मौजू नहीं है। हम बात कर रहे हैं 27 उन चैनल्स की जो बैन किए जा रहे हैं और या बैन कर दिए गए हैं। मैंने तो अपने जो रेलिवेंट मेरे जो दिलचस्पियां हैं वो मैंने 1-2 चैनल देखे हैं, तो वो अवेलेबल हैं। जैसे आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो कर रहे हैं, तबर्रा कर रहे हैं और तुफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फलां है और तुमसे क्या तवक्को थी, ये था वो था फलां था। तो मतलब वो मुझे लग रहा है कि जैसे दावते गुनाह जैसे दी जाती है, वो ये कह रहे हैं कि आओ बंद करो, और मैं वो अपना बंदिश दिखा के हाथ टुंडा करके किधरे मंगा। और भी वो ये भी एक जगह पता चला है कि पीका लॉ के तहत भी लाहौर में उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया। तो देखें ये मीर साहब अपना अपना स्टांस होता है। मेरे ख्याल में ना आप जितने मर्जी चैनल बंद कर लें कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आप 27 लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ 27,000 या 27 लाख लोग ऐसे हैं जो इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या इस तरह के कंटेंट को वो फॉलो करते हैं।
तो आप इन 27 को रोकेंगे, 27 दूसरे पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। असल में ये जो अब दुनिया जिस टक्कर पे चल रही है ना मीर साहब, आप देखिए कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने बैन किया हुआ है कि आप ये वर्ल्ड टेररिस्ट हैं, मतलब मिडिल ईस्ट की कुछ तंजीमें हैं, कुछ इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, आज तक उनका लिटरेचर किसी तरह इंटरनेट से हज़फ नहीं हो पाया जी। और जब उन्हें एक जगह से ब्लॉक किया जाता है वो टेलीग्राम पे अपनी प्रेस रिलीज दे देते हैं कि जी ये काम हमने किया, ये हमने नहीं किया। ठीक। और उनकी प्रोपेगेंडा वीडियोस की वजह से उसमें रिक्रूटमेंट होती है और कोई उनके पास जरिया नहीं है। एक बंदा शाम में बैठा हुआ या इराक में बैठा हुआ लंदन में कैसे रिक्रूटमेंट करेगा या पेरिस से? तो जब इतनी जो खौफनाक तंजीमें हैं उनके खिलाफ कोई इस तरह का क्रैकडाउन जो वर्ल्ड वाइड उनके खिलाफ होते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारी मुन्नू चुन्नू सी एफर्ट कि हमने एक मजिस्ट्रेट से एक फैसला ले लिया है, वो यूट्यूब को साल करेंगे, यूट्यूब उसको देखेगा कि इनको बैन करेंगे ना करें, वो करेगा भी तो पाकिस्तान में बैन कर देगा, ओवरसीज फिर देखते रहेंगे और ये ज्यादा ब्लंट होकर बात करेंगे कि हमारी बात यहाँ तो नहीं सुनी जा रही, बाहर सुन। लेकिन आजादी इजहार का 200% हामी होने के बावजूद मैं कुछ बंदे, ये मीर साहब मेरे से ना ये नाम लिए बगैर ये दोगली बातें नहीं होती, सीधी बात होनी चाहिए। एक है हैदर मेहंदी, वो मेरे हिसाब से चैनल बंद नहीं, उनको जूते मरवाने चाहिए हमें जहां दुनिया में वो कहीं मिल जाए, क्योंकि उन्होंने हमारी जो रियासत है उसके खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा किया। मैं ना एस्टेब्लिशमेंट का कह रहा हूं ना मैं गवर्नमेंट का कह रहा हूं, रियासत पाकिस्तान का। आदल राजा जूते भी मरवाने चाहिए उसको, और उसके ऊपर अगर कोई गलाजत भी कोई फेंकवा सकता है ना बाहर जाके तो उसके ऊपर फेंकनी चाहिए, जिसने इंडियन चैनल्स पे बैठ के ये कहा था कि पहलगाम अटैक हमने करवाया है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां उसमें शामिल थी। ये ना एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है, ना एंटी गवर्नमेंट है, ना प्रो पीटीआई है, ना कुछ है, ये सीधा सीधा रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर ये जो सदीक जान एंड माफिया तो और या मकबूल जान ये पिछले 5-7 सालों से जो मंजन बेच रहे हैं ना, इनकी कम अज कम 100 नहीं हजारों खबरें बाउंस हो चुकी हैं। तो इन्हें तो अखलाकन जर्नलिज्म में नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो रोज सुबह सुबह कहते हैं इमरान खान रिहा हो गया, दोपहर को कहते हैं बस रिहा होते होते रह गया और रात को कुछ और कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फिर इनका एक इंटरनेशनल विंग भी है, वो जो भगोड़े हैं वो साबर शापर, और वो जो क्या नाम है वो अमेरिका में बैठा हुआ है जो आप कहते हैं जुगता भी करता रहता है, शहबाज गिल। अब ये कोई साफत है कोई नहीं, और ये इन लोगों का आप चैनल बंद कर दें, इनका जो मर्जी बंद कर दें, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला उधर आता है जब आप मतीउल्लाह जान और असद तूर का चैनल बंद करेंगे। अच्छा, ये मतीउल्लाह जान तो लिटमस टेस्ट है। अगर फर्ज करें कि आप मतीउल्लाह जान काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस रियासत में और इस सेटअप में, इस निजाम में माहौल स्पेस है, मतलब बिल्कुल आजादी नहीं है। लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर जो है वो, अगर तूर काम कर रहे हैं तो आजादी है, अगर हामिद मीर काम कर रहे हैं तो इट मीन्स के इसमें रूम है, स्पेस है। और हमें भी पता है, असी कोई पखियां का काम नहीं करते या दरिया का काम नहीं करते, हम भी यही काम करते हैं, विच कर भी लेने हैं तो हालात खराब। लेकिन बात ये है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि पेशावर राइटर, पेशावर खतीब जो है वो पकड़ा ही नहीं देता। उसकी जो स्किल है, जो उसका टैलेंट है, वो उसको बात करने देता है, वो उसको बात सिखाता है। मुन्नू भाई यहाँ मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो लिखते थे और लिखते रहे। उन्होंने अयूब खान के मार्शल्लाह को फेस किया, उन्होंने यहिया खान के मार्शल्लाह को फेस किया, उन्होंने ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह को फेस किया, और फिर उसके बाद मुशर्रफ के मार्शल्लाह को फेस किया, और मतलब लिखते रहे। ये बढ़ाना, मसाला ज्यादा कर दो, मसाला कट कर दो और विद इन द लाइन लिखें, ये आपका कमाल है। ये सीधी मां भैन दी गाल कट गए। मतलब एक सहाफी और एक आम आदमी की बात में फर्क होना चाहिए। जैसे सीखे हुए और कच्चे का फर्क पता लग जाता है। जैसे ये हमारा अभी एक जो है शहरी जो बारिश में तकलीफ में था बेचारा चाचा, वो कह रहा था कि फलां और
वजीर आला खातून वजीर आजम को गाली दी, उसके बाद सिपा सलार को दी, और फिर ललकारते हुए लाले सुधीर की तरह कहने लगा कि चढ़ा दें। यार वीडियो बना, यार वीडियो बना, यार वीडियो बना। तो उसके बाद 12 घंटे में ही वो कह रहा है कि वजीर आला जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जिंदाबाद है जी। तो ये अच्छा, कार्रवाई किन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए? उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो कौमी शख्सियात की AI वीडियोस बनाते हैं, घटिया किस्म के उनके फसाने घड़ते हैं पल्ले से, और किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत को सरे बाजार डिजिटल मीडिया पर उछालते हैं। उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि उनके चैनल बंद हो जाने चाहिए। उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्हें पकड़ के हवालातों और जेलों में बंद करना चाहिए। चाहे वो मरियम नवाज साहबा के बारे में ऐसी घटिया वाहियात गुफ्तगू करें, चाहे वो मोहतरमा बुशरा बेगम के बारे में घटिया और वाहियात गुफ्तगू करें। तो इस पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। पूरी हमारी जो इलीट है, जो हमारी पॉलिटिकल इलीट और एस्टैब्लिशमेंट की इलीट है, उनके दरमियान इस पे इत्फाक राय होना चाहिए कि किसी के घर, किसी की बहनों बेटियों के बारे में घटिया वीडियोस नहीं बननी चाहिए, और AI और ये इस तरह की झूठी बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, सियासत पे अगर एक बंदे का एक मौकफ है तो दूसरे बंदे का दूसरा मौकफ होगा, लेकिन उसको भी इतनी तमीज होनी चाहिए कि वो खबर को लैदा कर दे और तज्जिए को लैदा कर दे। खबर वो ये दे कि आज इमरान खान साहब के वकला को उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिली, और वो इसको ये रंग ना दे कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब कब रिहा हो रहे, और आज बहुत बड़ी एक वो डेवलपमेंट हो गई, और इमरान खान साहब के वकील जब वहां पहुंचे तो वहां एक बड़ा तमाशा लग गया, तो ये हो गया तो वो हो गया। ये उसके तज्जिए हैं। खबर सिर्फ इतनी है कि वो गए और मुलाकात नहीं है। तो ये इनको भी तमीज करनी चाहिए कि अपने तज्जिए को खबर का रंग ना दें व्यूज के लिए। बाकी मैं तो कहता हूँ मीर साहब, चाहे ये जितनी भी तनकीद करते हैं, विद इन द मतलब रिस्पेक्ट में रह के करनी चाहिए। अब ये असद तूर साहब या मतीउल्लाह जान साहब है ना, ये सारी जिंदगी मेरे पे तनकीद करते रहे, अल्लाह की कसम मुझे बुरा नहीं लगेगा, चाहे मुझे जो भी कह दो। हाँ, ये जरूर होगा कि मैं कभी उनको फोन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दूंगा कि भाईजान आपने मेरे बारे में जो ये बात की है ना, वो ऐसे नहीं ऐसे है। बाकी मुझे उनकी जितनी शाइस्ता वो करते हैं। मैं आपको एक बात सुनाता हूं। मैंने एक दफा सुहेल अहमद साहब का इंटरव्यू किया, उस्ताद मोहतरम के आपके, तो मैंने उन्हें सवाल किया कि आप हस्बे हाल प्रोग्राम करते हैं, उसमें आप पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी, किसी काबिल जिक्र सियासतदान को आपने नहीं छोड़ा, हर एक की मिमिक्री की है, उस पर बात की है, तंज की है। आसफ जरदारी से लेके फरदौस आशिक अमान तक और नवाज शरीफ से लेके चौधरी शुजात तक आपने सब पे किया है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जिसकी कुव्वते बर्दाश्त सबसे ज्यादा है? तो सुहेल अहमद साहब ने बगैर सोचे समझे कहा कि पीपल्स पार्टी। तो मैंने वहीं पूछा, मैंने कहा अब सबकी कम कुव्वते बर्दाश्त किसकी है? तो उन्होंने कहा नून लीग। हालांकि नून लीग के साथ जो है ये यूट्यूबर बाज जो हैं, खुद साख्ता चला वतनी जो काट रहे हैं, वो उनको चिलाकी होशियारी से उनको साथ लेबल भी करते हैं कि जी नून लीग के वो पटवारी हैं और ये हैं वो हैं। और ये मौजूद है कैपिटल टेलीविजन में, ये मेरा इंटरव्यू मौजूद है, इसमें मैं प्रोड्यूसर को कह दूंगा अगर मिल सके तो वो उस पर चला भी दे कि वो ये कह रहे हैं। और सुहेल अहमद साहब को इमरान खान ने ये कहा हुआ है कि जब नया पाकिस्तान बनेगा, तब्दीली आएगी, उस इनकलाब में अजीजी का भी जो है वो कंट्रीब्यूशन होगी। अजीजी कहना चाहता हूँ कि मैं अजीजी साहब का बहुत फैन हूँ, कि मैं अजीजी साहब का बहुत फैन हूँ। हमारे साथ होगा, अजीजी हमारे साथ होगा। मतलब वो नवा पाकिस्तान बनाओगे, उस्ताद जी बैठ के उत्ते जुगता करने गए, पाकिस्तान सही नहीं बनया, वो गल सुनो मेरी, मनो थोड़ा कर लो, थलो तंग रह गया, थोड़ा चूड़ीदार टैप कर लो थलो, और तो जरा तरीजा कर लो। तो यार सुहेल साहब अब आने वाला है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होगा इंशाल्लाह। अब आने वाला है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होगा इंशाल्लाह। तो है नवा पाकिस्तान जड़ा मर्जी पालवे। सुहेल साहब की क्वालिटी ये है कि वो बात रिपीट नहीं करते। ये वाजिद खान और दोस्त कहते हैं जो खुद भी बहुत अच्छी बात करते हैं, तो देखिए सुहेल अहमद वाहिद थिएटर के आर्टिस्ट हैं जो बात रिपीट नहीं करते, अपनी कही हुई बात को भी दोबारा नहीं करते, दोहराते।
तो सिर्फ अब ये- जुगत उसके उनके साथ जो है वो लेबल कर दिया, तो दानिश्वर है बहुत नहीं, बड़े। दानिश्वर सर क्लेम ऑफ फेम ਹੁੰਦਾ ना, मतलब दानिश्वर भी ने अच्छे इंसान भी बड़े अच्छे ने, ਸਕਰਦੂ केयर भी बड़ी करते रहे ने ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, लेकिन असल वजह शोहरत ਤੇ वही है ना कि ਸੋਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ विट ਦਾ ਲੈਵਲ है ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ जोड़ तोड़ नहीं है। वो सुहेल साहब की बात हम उसमें करेंगे। अब ये बात जो मैंने कहनी थी, मैं उसकी पुरजोर तायीद करता हूं कि एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये जो सिलसिले, ये बकवास, और ये बाकायदा लगता है कि किसी छोटी औरतों के ये बच्चे हैं जो ये सब बनाते हैं। अच्छा, टेक्निकली मुझे ये बताओ, तुम बड़े वेल इक्विप्ड हो कि ये पाकिस्तान में बैठ के बन रहे हैं या बाहर बनते हैं कहीं? ये कहीं भी बन जाते हैं, वो सारी वेबसाइट पकड़े नहीं जाते या? ना, वो अब उसके लिए तो FIA का जो साइबर क्राइम है ना, विंग, उसको एक पूरी डिवीजन या एक पूरी कोर जितना रखना पड़ेगा अगर इन सबको पकड़ना है। ये तो हर बंदा अपनी मर्जी का प्रॉम्प्ट पाਉਂਦਾ है तो वो जी वीडियो बन जाती है। एक दो फोटोआं पाओ कह जी यह बंदा अगे बैठा होवे ते ए ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बैठी होवे ते ए गाना लगा होवे ते वो प्रॉम्प्ट पाओगे तो वो वीडियो बन जाएगी। अच्छा, अब ये जो 27 हमारे ये सिलसिले हैं, दूर के और करीब के जो दोस्त हैं, इनके लिए अब ये देखें कि एक लाइन भी है कि क्या एहसास जिम्मेदारी, क्या ये कर रहे थे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहाँ है रियाज? यूके में आफ्ताब इकबाल साहब के साथ कभी कभी मुश्तरका वीलॉग भी करते हैं, मुश्तरका वीलॉग भी करते हैं। देखें, आफ्ताब इकबाल साहब भी और इमरान रियाज साहब भी। इमरान रियाज जो मैंने काम भी किया है, उन्होंने मेरे साथ, मैंने उनके साथ काम किया है। तो बात ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि मतलब ये जो जर्नलिज्म हम दोबारा बात कर रहे हैं कि भाई मुन्नू भाई का रेफरेंस देते हैं, आज की मिसाल दे देते हैं कि हामिद मीर साहब को 6 गोलियां लगी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, दौरे हुकूमत, और ख्वाजा आसफ जो है वो वजीर दाखिला थे, ठीक है जी। और उनकी दौरे हुकूमत में इन पे सारा ये सिलसिला हुआ और उन्होंने उस अस्पताल के प्रीमिसेस में ख्वाजा साहब ने ये कह दिया कि जी ये चैनल जो है वो मुहिब्बे वतन नहीं है। तो उसी चैनल में मीर साहब काम कर रहे थे और उसी की ट्रांसमिशन के लिए कराची गए थे, तो मुझे ये याद है। अच्छा, तो अब ये देखिए कि हामिद मीर साहब के जिस्म में एक गोली अब भी उनके जिस्म में 5 गोलियां रिमूव कर दी गई थी, 1 गोली उनके उसमें है। अब ये एक लाइन जो है कि भाई वो क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, और क्या रियासत के खिलाफ बात कर रहे थे या निजाम के खिलाफ बात कर रहे थे। तो ये जो स्पेसिमन है ये कोई वो किसी से छुपा नहीं होता। अब जो हमारे हामिद मीर साहब पे कोई ऐसा इल्जाम नहीं था कि जी वो मिल के कुछ चैनल बना रहे थे फैज हमीद साहब के साथ, वो तो उस वक्त भी ज़ेरे अताब थे। दबंग बाजवा उनको बुला के बार बार कहते थे कि वो कश्मीर दे मसले ते तू साडी गल क्यों नहीं मानदा, तेनों समझ नहीं आ रही सीज फायर करना कितना जरूरी है जी, और तेनों ये नहीं समझ आ रही कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, तो तू भी चुप कीता रहा जिथे सारे चुप कीते रहे, तेनों कश्मीर दा ज्यादा दर्द है जी। तो अब ये देखिए, सॉरी, और 8-8 घंटे की अमन मीर साहब को ब्रीफिंग्स देते थे बाजवा साहब रात सारी बिठा के जी कि कश्मीर पे चुप कर जा, दड़ वट जा, चुप कर, सानू कर लेंदे कुछ ना जो असी करना। और फिर अहमद मीर साहब बाहर आके तो वो बात कर देते थे किसी ना किसी तरह। हामिद मीर साहब ने किस तरह चुप करना है, उन्होंने वालिद साहब चुप रहे सन, नहीं वारिस मीर साहब वो चले गए थे ढाका की सड़कों पे मशरकी पाकिस्तान की कि हम आपके साथ हैं, हम पंजाबी हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपको एक्सप्लॉइट नहीं करते, आपने हमें नहीं छोड़ना, हमने आपको नहीं छोड़ना। तो ये तो उनके जेनेटिकली उनको खून में ये मिली है हुब्बुल वतनी और वतन की मोहब्बत और वतन के लिए जो है मर मिटना। तो बात ये हो रही है, हामिद मीर इधर है, मतीउल्लाह जान इधर है, बाकी जो सहाफी हैं वो तूर इधर है, नाम ले बिलाल गौरी साहब इधर ही हैं, उनके भी अकाउंट्स बंद हो गए बेचारे, मुश्किलात से गुजरे हैं जी। कितने सहाफी आप नाम लेते जाएं, लेकिन वो इधर बैठ के काम करते हैं। गवर्नमेंट्स आती हैं, रजीम्स बनती हैं, रजीम्स चली जाती हैं, हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड प्लस बनता है,
जिन लोगों को काम करना आता होता है ना, तो वो अपनी बात भी कह देते हैं। हामिद मीर साहब की आपने बात की, मैं सिर्फ एक जुमला ऐड प्लीज 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 कि हामिद मीर साहब का हम जिक्र व्यूअर्स बार बार इसलिए करते हैं कि आपने उन्हें पिछले कोई 25 सालों से तो टेलीविजन पे देखा है, उसको तो छोड़ दे, प्रिंट मीडिया को, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो हमने देखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो प्रिंट मीडिया को छोड़ भी दें, तो आप और हम इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने अपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स, मिसिंग पर्सन्स, अल्लाह आपका भला करे, बलूचिस्तान का जो इशू है, मतलब कोई भी इस मुल्क में डिप्राइव सोसाइटी है जिसके साथ कोई किसी तरह का जबर होता है तो उस पर वो जीरो टॉलरेंस है उनका, लेकिन इसके बावजूद वो मेन स्ट्रीम में काम करते हैं क्योंकि उन्होंने इस काम को सीखा हुआ है और वो अपने असूलों पे समझौता किए बगैर आज तक माशाल्लाह 25 साल से टेलीविजन पे भी काम कर रहे हैं और सीखा हुआ भी है। और जब देखें कि जब वो उस सारी अखलाकियात में उसको लेकर आगे चल रहे होते हैं, साबित कर रहे होते हैं, तो रियासत के किसी अदारे की तरफ से अगर ज्यादती होती है, 6 गोलियां उन्हें लगती हैं, तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि मेरे वसातत से, मेरे रेफरेंस से, बाहर से लोगों ने ये कहा कि आप अमेरिका आ जाए, बाकी जिंदगी आप यहां गुजारें और आपको दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स दिए जाएंगे, आपको सारी दुनिया जो है वो बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़ी बड़ी रियासतें जो आज़ादी इजहार पे यकीन रखती हैं, जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखती हैं, जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखती हैं, वो आपको करोड़ों डॉलर रुपया आपकी वो करेंगे, आपको इनाम देंगे, आपको पैसे देंगे। मैंने ये कहा तो हामिद मीर साहब ने, यहाँ मुझे ये जगह भी याद है, मॉडल टाउन पार्क में हम वॉक कर रहे थे, तो मेरे एक कज़न है वहाँ, इरफान मीर साहब, उनका भी पैगाम था, उनको भी एसोसिएशंस ने राब्ता किया था। तो मीर साहब ने कहा था कि मैंने अपनी जर्नलिज्म भी इधर ही करनी है, जिंदगी भी इधर ही जीनी है और मैंने मरना भी इसी धरती में है। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलेंगे नहीं नायाब हैं हम, ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे। और हमारे पास जो है कहतुल रजाल की सिचुएशन भी नहीं है, तो जो लोग जलावतनियाँ काट रहे हैं उनके लिए भी हमारी हमदर्दियाँ हैं। तो वो जो यहाँ काम दिखा रहे थे, उन पे 80-80 करोड़ अरब रुपए का सहाफियों के क्लेम है। यहाँ गोहर भट्ट बैठे हुए है, वो उन्होंने पैसे लेने हैं और सहाफियों ने लेने हैं। ये आप चैनल की मैं बात कर रहा हूं। और बाकी फिर जब एक झाड़ू और हुंजा फिरता है तो गुनाहगारों के साथ बेकसूरों का भी जो है वो सारा उसमें पटे में आ जाते हैं। तो हमें आफ्ताब इकबाल साहब के लिए मेरा वही पैगाम है कि आफ्ताब साहब अपनी लाइन लेंथ ठीक करें और वापस आ जाएं। आपका कहीं गुजारा नहीं है, आपके इधर ही गुजारा है, और इधर आके किसी और चैनल से लंबी लंबी तनख्वाहें लें और फनकारों को भी दिलाएं। आफ्ताब इकबाल वापस आओ, अपनी लाइन लेंथ दुरुस्त करें। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं, आफ्ताब इकबाल कहते हैं। और दूसरा ये है ना कि आफ्ताब साहब ने इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनानी है इनको कि इन्होंने माफ भी कर देना। हालांकि तिल्ले वाली जुती पा के देखें, बात ये है, मेरी तरफ मुतवज्जा हूं। असल में उस वक्त ये हुआ कि इमरान खान की मोहब्बत में हम लोग इतनी दूर चले गए कि लगता था वापसी का कोई जरिया। अच्छा, आफ्ताब इकबाल इस किस्म के पैर जोड़ लता खोल के ऐसा गुफ्तगू करेगा कि वो बिल्कुल 360 दे यूटर्न ले लेगा। हाइब्रिड सिस्टम वाले नु लगना है कि इस तो अच्छा बंदा कोई नहीं है, अभी तो हमें जाया कर ले। और वाकई आफ्ताब साहब आपकी कमी महसूस हो रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म में नहीं। और ये आप वापस आए, किसी चैनल को फिर चूना लगाएं, 2-4 करोड़ का शो बनाएं और ताकि लोग हंसें। बट आपका बुनियादी काम हाले तो यार 27 जर्नलिस्टों में सिर्फ आफ्ताब इकबाल ही आपको सूझता है। मैंने उन्होंने दुख होंदा है कि उन्होंने की है इतनी अच्छी लाइन लेंथ ते बॉलिंग कर दिया कितने वाइडा कराउण लग पए ने, कदी नो बालां करा रहे, तो जाहले काल मारना, पता नहीं की लिखी जांदे ने की बोली जांदे ने।
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਆਪੇ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਲਿੰਕਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਜਾਹਤ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਰ ਵਜਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਅਤਾਉਲਾ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਫੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। और आफ्ताब साहब ने स्विट्जरलैंड से तस्वीर भी लग जाना है साजी तो बहरहाल मुझे आफ्ताब साहब आफ्ताब साहब का तजिया मुझे याद आ गया। हम यहाँ टीवी देख रहे थे तो एक टेलीविजन पे काम करते थे, कहते हैं कि आसिफ जरदारी जो है वो उनकी सियासत को समझने के लिए कुछ 7 जन्म लेने होंगे। तो मेरी बेगम ने ना ऐसे देखा कि आसिफ जरदारी के हक में ये फजाइल बयान कर रहे हैं तो ऐसे ही 5-6 दिन बाद ही करे वो ये आसिफ जरदारी एक बलैकिए से एक सियासतदान बन गया। और मेरी बेगी मेरे हाल देखी, मैं क्या मैं दा की रिसर्चर हाँ या मैं दा प्रोड्यूसर हाँ। ये रिसर्च वाली बात आपने अच्छी की कि ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫੀਡ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਐਂਟੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਡੇ ਕॉन्फिडेंस ਨਾਲ ਮੁੰਦਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ। असल में मैंने तारीख में देखा है कि जिसने उंदलस फतह किया था वो भी जनरल आपके पाए का नहीं था। उंदलस फतह किया था ऐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣ चाणक्य की सियासत मैंने देखी है लेकिन कियानी साहब मुझे आप में उससे ज्यादा दानिशवरी नजर आ रही है। यार वो टैक्स लेकर था मंदरे के अपना दरवेश आदमी आफ्ताब इकबाल हिना हनी अलबेला ज्यादा बड़ा एक्टर लगता है, मुनव्वर शरीफ छोटा लगता। हनी साहब भी हमारे दोस्त हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन ओ यार तो देवताओं में शुमार होता है। किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे आफ्ताब अनवर किथे आफ्ताब इकबाल। मतलब है भी कोई मिसाल नहीं है, मोटी मिसाल मैं आपको बड़ा हाई रेट करता हूँ। आप बड़े इंटेलिजेंट उल्टा वे लो इस मिसाल ए होवे ते ज्यादा बेहतर है। तो मैं तो सीधी दी उनका उन्हों का जड़ा है ना कॉन्फिडेंस जड़ा है वो बिल्कुल फजूल कॉन्फिडेंस है। सोहेल राणा मौसीकार वो प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा आपका सबसे अच्छा गाना कौन सा है? तो उन्होंने कहा जी फलां है। आपने तो खैर ये बता दिया, मैं होता तो ये बताता। वो कहते सोहेल राणा मौसीकार उन्होंने कह रहे कि तेरे गाने अच्छे ने, तेरी चॉइस अच्छी नहीं अपने गाने के बारे तेने ये भी नहीं पता कि तेरा बड़ा गाना केड़ा है। और यही काम है आफ्ताब साहब दा। आफ्ताब साहब ने फिर उदों तो बाद कियानी साहब पाशा साहब की ड्यूटी देने तो बाद फिर अब्बासी साहब दी ते रहील शरीफ साहब की ड्यूटी दी। रहील शरीफ साहब ते बाजवा साहब तो डायरेक्ट बर्फी वाले ते आ जांदा कि अखाड़े दी बर्फी जेहड़ी बस एक गलती है ये ना को वो बाजवा साहब दा जेड़ा उन्होंने एक सेगमेंट बना लिया बा उथों पटड़ियों उतरे ने तो फिर बिल्कुल ही जिवें वो ट्रेन नहीं बंदा लैके कमादा जा रहा सी तो किसी ने कहा कमादा क्यों जा रहे हैं, कहना बंदा थले आ रहा है, कहना बंदा थले ते लेकिन बंदा कमादा लग गया। लेकिन मैं ये किसी वक्त बयान भी कर दूंगा कि ये वाकया अभी हुआ नहीं था। मुझे एक वहां साहब होते थे समा टीवी की हिरारकी में, उन्होंने पहले कह दिया था, उस वाकये से पहले कह दिया था कि आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम बंद कर दें तो आपके पास क्या ऑप्शन है और क्या आइडिया है। तो मैंने हस्बे रवायत मैंने ये कहा कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ अपना टीवी अपना प्रोग्राम करूंगा। आप ये आफ्ताब साहब को कहें कि वो इसको चलाएं या इम्प्रूव करें, उनका काम है और वही करें, उनका काम है। ये कभी आपसे पुराना एक ताल्लुक वास्ता रिश्ता तो है ही, कभी हम मिलेंगे बैठेंगे और आपका वो शुक्रिया जो आप मेरे और नईम हनीफ के ने मेरे रिक्वेस्ट पे आपको इनवाइट किया था, आप समा में आए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, वो उसके लिए आपका शुक्रिया भी। और उस दिन आपने मस्कत जाना था और 2 घंटे मुझे दिए, 2 घंटे में प्रोग्राम अच्छा हुआ
और जब वो एडिट हो रहा था, मैं उसे समझता हूं कि वो मेरा एक एजाज होना था प्रोग्राम, उसमें बड़ा अच्छा वो आपकी तरफ से भी पूरी टीम की तरफ से, तो वो ऑन एयर नहीं जा सका उसी वक्त जो है एक साजिश के तहत, और एक आ बैल मनु मार मुझे मार वो भी हुआ, आपको पता ही है क्या वो हुआ था। और वो कहीं मशीनों में पड़ा हुआ है, एडिटिंग मशीनों में। वो एक, मैं समझता हूँ कि कॉमेडी की दुनिया, पॉलिटिकल सटायर और सोशल सटायर की दुनिया में एक जो है बड़ा एक तोहफा प्रोग्राम है। आपने प्रोड्यूस किया, आगे आफ्ताब साहब आफ्ताब इकबाल साहब गेस्ट थे, तो ये वो तो दो अच्छा प्रोग्राम है। समा टीवी से दरखास्त है कि जब आफ्ताब साहब से पाबंदी हटे तो वो शो जरूर ऑन एयर करें। और फिर वो आपने मेरी कहानी बीच में छोड़ दी। फिर यार अब ये इसका बर्फ है तो सर किते भी नहीं जाना बारे, आफ्ताब साहब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ क्योंकि ऐसी बरकत पै गई, छोड़ो इन्हें उल्टा समझो। इस व्लॉग में इतना ही। आखिरी लाइन तो सुन लो जी प्लीज। कि बाजवा साहब तक वो सारे ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਨਿਆਨਨ ਮਰਸੂਜ਼ ਐਡਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਅਯਨ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ, और जेन्युइनली पॉपुलर ने पाकिस्तान दे अंदर, और उन्होंने पिछले 70 सालां च पहली जंग है जिस च साडा नुकसान कोई नहीं होया, सानू फायदा ही होया। वरना ते जंग च हुंदा ना कि दो उन्हां दे मारे ने ते दो अपने भी मरने ने। तो एडी उन्होंने फूल प्रूफ और इन्नी जबरदस्त जंग लड़ी है, तो उन्हां दी मदद सराई करो तुसी, तो तुसी किधर निकल गया। मतलब जेडे पहले हताई आए सन उन्हां दी करदे, जेड़ा बंदा डिजर्व करदा है तो ओदे तुसी खिलाफ हो गए। वो तो तुसी तजाहले कालमा ना करी जान दे बैग है जी, वो कम ज़र्फ हुई है। तो सोचो भी छड्डो, तुसी आप सोचो कि जिन्ने बंदे दे नाल तुसी अच्छी पीआर रखी, उन्हां तो बेस्ट आदमी आया ऐ हुंदा जे मां नाल विचली पप्पे मतलब इन्हां दी तुसी तारीफ चले, वो समझ गए हैं, वो इस काम के माहिर हैं जो आपने पट्टी पढ़ा है। मतलब इन्हां दे नाल करो सारा कुछ जेड़ा उन्हां ताइयां ना कीता। पढ़ लो पट्टी ते आ जाओ वापस, आ जाओ मेरे बॉल में, तेरा इंतजार। वापस आओ, कोई 2-3 करोड़ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ। ओके, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए और कहते कहते रह भी गए। थैंक यू।